दोस्तों कैसे हो आप। मैं हूं शिंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा माइक्रोफोन जो है वो ऑफ है। ओके, तो इसके कारण जो है वो लिखा हुआ मिट नहीं पाया, लेकिन मैं इसको अच्छे से फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने वीडियो बना के रखा था, इसका मतलब है आपके लिए, लेकिन हुआ नहीं वो ठीक थे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड, तो मुझको दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो सबसे पहले चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको प्रीलिम्स के लिए। गिनी कोएफिशिएंट के बारे में बताऊंगा। तो गिनी कोएफिशिएंट है क्या एक्चुअली? ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में दर्शाता है। क्या? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में दर्शाता है। ओके, तो इसको याद कैसे रहेंगे? गिनी का जो आय है वो इनइक्वालिटी के बारे में दर्शाएगा। ओके, दैट इज इनइक्वालिटी। अब गिनी का जो आय है उसको 1 कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? 1 कंसिडर करेंगे। ओके, सो इसका मतलब है गिनी का आय मतलब 1 मतलब कंप्लीट इनइक्वालिटी। ओके, 1 मतलब कंप्लीट इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। सामने चलते हैं, उसके पहले दोबारा देखिए, 1 मतलब ये आय मतलब इनइक्वालिटी। सो कंप्लीट इनइक्वालिटी मतलब 1। अगर तो 1 होगा तो कंप्लीट इनइक्वालिटी होगी, और 0 होगा तो कंप्लीट इक्वालिटी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इट्स कंप्लीट इक्वालिटी। ओके, सो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, क्योंकि देखिए हमेशा हम कंसिडर करते हैं कि भाई 0 पे तो कंप्लीट इनइक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट इक्वालिटी आती है 0 पे, और 1 पे दैट इज कंप्लीट इनइक्वालिटी आती है। ओके, इनइक्वालिटी आती है। सो दैट इज व्हाट। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए मैंने बताया 1 आई मतलब 1, आई मतलब इनइक्वालिटी। देन नेक्स्ट है सीपीआई कंबाइंड। ओके, कौन निकालता है सीपीआई कंबाइंड? दैट इज सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको बताइए। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? कंबाइंड वो निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है इसको। ओके, सो सीपीआई कंबाइंड CSO निकालता है। बाद में WPI कौन निकालता है? दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पर क्वेश्चन भी बना था प्रीलिम्स में, इस बार बनने के चांसेस तो कम है WPI के ऊपर, लेकिन CPI के ऊपर जरूर कुछ पूछा जा सकता है। ओके, सो लेकिन फिर भी आपको याद रखना है पूरा। इट्स फाइनली अनप्रेडिक्टेबल सब पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, सो WPI ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है। DIPP दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, एज इट इज याद रखो। बाद में CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का, या फिर यस इंडस्ट्रियल वर्कर चाहिए था यहाँ पे। इंडस्ट्रियल वर्कर का CPI कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो निकालता है। ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर का CPI लेबर ब्यूरो निकालता है 2001, जिसका बेस ईयर है। बाद में CPI एग्रीकल्चर लेबर मतलब AL, या फिर एग्रीकल्चर वर्कर कौन निकालता है? ये भी लेबर ब्यूरो ही निकालता है। ओके, इसका बेस ईयर है 86-87। बाद में CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय कौन निकालता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय और CPI कंबाइंड, ये दोनों निकालता है CSO। कौन कौन से? CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय CSO 1885-86, और CPI कंबाइंड वो भी CSO निकालता है। ओके, बाद में CPI रूरल लेबर कौन निकालता है? रूरल लेबर वो निकालता है लेबर ब्यूरो। मतलब तीनों की तीनों लेबर ब्यूरो निकालता है। दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, एग्रीकल्चर लेबर हो गया, या फिर CPI रूरल लेबर हो गया। सो ये लेबर ब्यूरो निकालता है। सिर्फ इसमें से एक है जो कि CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय CSO निकालता है 85-86, जिसका बेस ईयर है। इन दोनों का बेस ईयर देखिए सेम है, तो सेम किस किस का है वो आपको याद रखना है, और जो डिफरेंस किस किस का है वो आपको याद रखना है। ओके, सो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट डाटा। उसके बाद में चलते हैं, तो देखिए पॉवर्टी के बारे में जो ऑफिशियल डाटा रिलीज होता है, जो कि होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर। किसके ऊपर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर ऑफिशियल डाटा पॉवर्टी का वो NSSO निकालता है। कौन? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये डाटा निकालता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। बाद में चलता है सामने
तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म जो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो अगर वहाँ पे आ गया आपको एग्जाम में कि प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स क्या होता है। ओके, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स इज नथिंग बट द प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स को सबको पता है, जैसे कि इनकम बढ़ती रहती है तो टैक्स भी बढ़ता रहेगा, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। सो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स जैसे बढ़ता है आपकी इनकम भी बढ़ती रहती है, यस इनकम बढ़ती रहती है, वैसे प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स बढ़ता रहता है, उसी को प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम टैक्स बोला जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि प्रोग्रेसिव इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनल। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा अगर ऐसी टर्म आती है तो। देन प्राइमरी डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, so primary deficit is nothing but the fiscal deficit minus interest payment, we will get the primary deficit, याद रखिएगा इसको। बाद में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट टू द स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करने के लिए जो पैसा ग्रांट के तौर पे स्टेट को दिया जाता है, ओके, वो अगर रेवेन्यू डेफिसिट से हम अगर माइनस करेंगे तो हमको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलेगा। समझ में आ गया? देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज नथिंग बट द रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट को निकाल दो, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट टू द स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सामने चलते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक तरफ, इनडायरेक्ट टैक्सेस एक तरफ, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो मैंने यहाँ पे पूरे लिखे हैं, आपको रट्टा मारना है इसके ऊपर। लेकिन फिर भी मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। ट्रिक थोड़ी सी वाइल्ड है, आपको अच्छी ना लगे कुछ लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने इसी ट्रिक से याद किया हुआ है। क्योंकि देखिए कंसिडर करते हैं कि आपके पास कुत्ता है, क्या आपके पास कुत्ता है, कुत्ते के गले में पट्टा है। ओके, पट्टे में आपने बहुत सारा पैसा छुपा के रखा है, सो इनकम टैक्स आ गया वहाँ पे। ओके, चलो सामने चलते हैं। अब वो कुत्ता घूमते घूमते गया कॉर्पोरेट ऑफिस में, सो हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, अब वहाँ पे उसने जो कॉर्पोरेट ऑफिस था वो था विप्रो का, किसका? विप्रो का। ओके, ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी कंपनी कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इनकम टैक्स, बाद में कॉर्पोरेट में घूमते गया विप्रो का जो कॉर्पोरेट ऑफिस था, उसने प्रॉपर्टी देखी, बहुत मस्त लगी उसको। ओके, सो प्रॉपर्टी टैक्स कुत्ते को। ओके, सो इनकम टैक्स, पहले उसके गले में पट्टा, सो पट्टे में इनकम, दैट इज इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट घूमने गया, सो दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। बाद में प्रॉपर्टी देखी उसने, सो प्रॉपर्टी टैक्स। बाद में वहाँ की जो सिक्योरिटी थी उसने उसको निकाल दिया। ओके, सो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया वहाँ पे। सामने चलते हैं। बाद में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया। अब सिक्योरिटी ने देखा कि यार कुत्ते के गले में तो कैपिटल है, कैपिटल मतलब होता है पैसा। ओके, सिक्योरिटी ने देखा तो कुत्ते के गले में तो कैपिटल है, सो कैपिटल गेन टैक्स आ गया। ओके, अब कैपिटल गेन टैक्स तो आ गया। फिर बाद में उसको पता चला कि यार ये कुत्ता कुछ साधारण नहीं है, इसमें मतलब जैसे कि अगर ये पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है उस पट्टे में डाल के, तो इसका मतलब ये ड्रग्स भी ट्रांसफ़र कर सकता है, कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसका मतलब ये प्रोफेशनल कुत्ता है। सो दैट इज़ प्रोफेशनल टैक्स आ गया। ओके, सो दैट इज़ प्रोफेशनल टैक्स आ गया। बाद में वो उसको अपनी स्टेट, मतलब अपनी जो है वो क्या बोल सकते हो उसको, अपनी खुद की चीज़ समझ के वो अपने घर लेके जाता है, खुद की स्टेट समझ के वो घर लेके जाता है। सो स्टेट टैक्स। ओके, सो ये हो गया स्टेट टैक्स। बाद में वो जैसे ही अपने घर लेके जाता है वो अपने बीवी को उसको प्रेजेंट करके देता है, दैट इज़ व्हाट गिफ्ट टैक्स। ओके, गिफ्ट दे देता है कुत्ते को, वो जो सिक्योरिटी है वो कुत्ते को गिफ्ट करके अपनी बीवी को देता है, तो दैट इज गिफ्ट टैक्स। बाद में जो थोड़ी सी बहुत बचे हैं दैट इज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हो गया। फिर बाद में स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, फिर लैंड रेवेन्यू हो गया। सो इतने सारे आपको खुद से याद रखने हैं। कुत्ते को कितना भगाओगे भाई, बस हो गया ना। ओके, सो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सो ये सब जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में आएंगे। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, लैंड रेवेन्यू ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि उसकी जो बीवी है वो अभी उसको बैंक में लेके गई, सो दैट इज व्हाट बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, लैंड रेवेन्यू टैक्स भी आ गया इसमें। बाद में स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, देन फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो बहुत सारे टैक्सेस है यहाँ पे। अभी देखिए इस तरफ का इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मैंने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्सेस अगर आपके बन जाते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑब्वियसली आपको याद हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ड्यूटी है,
कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी ऐसा कंसिडर करेंगे। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी, तीनों की तीनों आ गए। वेरी सिंपल इज दैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी ऐसा कंसिडर करेंगे। बाद में सर्विस टैक्स आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स। आपको पता है कि स्टेट टू स्टेट अगर कोई चीज़ घूमती है तो दैट इज उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वो नहीं लगना चाहिए एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट अबाउट द वैल्यू एडेड टैक्स, वो याद रहेगा आपको। इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। बाद में सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पैसेंजर टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, आप जो पिक्चर देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स, ओके। तो रट्टा मार लो इसको, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो, ओके। बाद में सामने चलते हैं, हम देखते हैं बाकी क्या है। लैफर कर्व आती है। लैफर कर्व क्या बताती है हमको? बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स है ये तीनों के तीनों, इसमें से कोई भी पूछी जा सकती है। लैफर कर्व बताती है हमको कि टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का रिलेशन कैसे चलता है, ओके। सो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के जो रिलेशन है वो लैफर कर्व बताती है हमको, तो इम्पॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट बताती है हमको किस चीज़ का, दैट इज टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी, ओके। टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी का जो है वो हमको कंसेप्ट बताती है। यहाँ पे मैं फैक्ट, देखिए मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, कोई एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ओके। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाए आपको तो अच्छी बात है। देन फिलिप्स कर्व आती है। फिलिप्स कर्व जो है वो हमको बताती है कि देखिए इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? दैट इज इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट, बराबर है ना। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्लॉयमेंट, ओके। सो दैट इज व्हाट द रीजन, मतलब रीजन बिहाइंड इट नॉट, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट, ओके। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको याद रखना होगा। बाद में लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या बताती है हमको? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। किसके बारे में? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है लॉरेंस कर्व। कंसिडर करते हैं लॉरेंस नाम की कोई एक डांसर है, उसकी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है पर मंथ। तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, लॉरेंस की इनकम 10 लाख रुपीस पर मंथ, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओके। सो परसेंटेज ऑफ इनकम एक तरफ लिखेंगे और फिर परसेंटेज हाउस होल्ड्स लिखेंगे एक तरफ। सो यहाँ पे अगर आ गया, सो दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट इज व्हाट लॉरेंस कर्व, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई लव यू ऑल, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बहुत सारे वीडियोज ऐसे ही आते रहेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, बिजी हूँ, बिजी रहूँगा क्योंकि मुझे भी प्रीलिम्स देनी है आपके जैसे, ओके। सो इन सब चीज़ों को रट्टा मार लीजिए। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के वीडियोस आते रहेंगे, ज्योग्राफी का हमारा जो सीरीज छूटा है अब तक, थोड़ा सा उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन कवर होगा ज़रूर, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।